अध्याय 24 भोर परियोजना। राघव ने लड़की को मजबूती से जमीन पर दबाए रखा, उसे आसानी से भागने से रोकते हुए। जब तुम जाग गई हो तो सोने का नाटक क्यों कर रही हो? तुम्हारा असल मकसद क्या है? लड़की ने जोरदार संघर्ष किया, जिद्दीपन से जवाब दिया, मैं। राघव की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उसने ब्लेड को उसकी आंखों के सामने लाया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए नरमी से पेश आऊंगा क्योंकि तुम एक औरत हो? स्टील के ब्लेड को एक चिलिंग लाइट के साथ चमकता देखकर लड़की की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसने तुरंत विनती की, मैं गलत थी। कृपया मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मुश्किल से सांस आ रही है। इस पल में उसका चेहरा लाल हो गया था क्योंकि वह उसके द्वारा वश में की गई थी। राघव ने भौहें चढ़ा लीं। वह सोचकर खुद को रोक नहीं पाया, क्या ये लड़की वही नहीं थी जिसने पहले मेरे दरवाजे को उड़ा दिया था? अब अचानक उसके पास विरोध करने की कोई ताकत कैसे नहीं है? जैसे ही वह सोच रहा था, लड़की अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उफ उफ, कृपया मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करूंगी जब तक आप मुझे बख्श देते हैं। इससे पहले कि शब्द पूरी तरह से उसके होंठों से निकले, लड़की ने अचानक अपना सिर मोड़ा और अपने दांत राघव की टखने में गाड़ दिए। हिस, एक तेज चुभने वाला दर्द उसके अंदर दौड़ गया। राघव की अभिव्यक्ति काली हो गई। धत, ये लड़की उतनी ही चालाक है जितना मैंने सोचा था। जब मैंने अपनी गार्ड नीचे कर दी तो मुझ पर घात लगाया। दर्द सहते हुए राघव ने अपना ब्लेड उठाया और सीधे उसके माथे पर मारा। बैंग, एक कुरकुरी आवाज गूंजी क्योंकि लड़की ने दर्द की एक तेज चीख निकाली इससे पहले कि वह मौके पर बेहोश हो गई। अभी भी नाटक कर रही है। राघव गुस्से में था। इस बिंदु पर उसका कोई भी दया दिखाने का इरादा नहीं था। वह तीसरे डिब्बे में टूल बॉक्स के पास गया और नायलॉन केबल टाई का एक बंडल निकाला। लड़की के हाथों और पैरों को मजबूती से बांधने के बाद आखिरकार उसे थोड़ी और राहत महसूस हुई। डिब्बे के किनारे से सटकर खड़ा होकर उसने अपनी टखने पर नजर डाली, जहां एक काटने का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। धत, क्या मैं अब ज़ोंबी बनने वाला हूं? अप्रत्याशित रूप से ये सुनकर लड़की, जिसका सिर नीचे था, गुस्से में बुदबुदाए, तुम ज़ोंबी हो, तुम्हारा पूरा परिवार ज़ोंबी है। राघव की नज़र ठंडी हो गई। क्या अब बेहोश होने का नाटक नहीं कर रही? बोलो, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा मकसद क्या है? या तुम कुछ न कहने का चुनाव कर सकती हो और मैं तुम्हें अभी ट्रेन से फेंक दूंगा। उसने एक छोटा ब्लेड निकाला। उसका लहजा बर्फीला था, जिसमें कोई संदेह नहीं था कि वह हर शब्द का मतलब रखता था। क्लैंक क्लैंक। ट्रेन लगातार आगे बढ़ रही थी। वॉकी टॉकी चुप रहा और टीचर पूनम ने कोई अपडेट नहीं भेजा था, जिसका मतलब था कि आगे की पटरियां साफ थीं। मेरा नाम किकी है, लड़की ने आखिरकार कहा। उसका लहजा पूरी तरह से बदल गया था, पहले इस्तेमाल की गई मासूम और नर्म प्यारी आवाज़ से एक बहुत ही ठंडी और उदासीन आवाज़ में। हाँ, तो ये सब एक नाटक था। तुमने मुझे कैसे ढूंढा? तुम्हारा मकसद क्या है? और तुम इस पूरे समय सोने का नाटक क्यों कर रही थी? मुझे सवाल पूछने के लिए मजबूर मत करो, तुम्हें अपनी स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। किकी, जिसका सिर अभी भी नीचे था, अचानक आह भरती है। जैसा कि वह बंधी हुई थी, उसने बैठने के लिए संघर्ष किया, राघव को घूरते हुए। उसका चेहरा आंसू से भरा हुआ था और उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति में ग्रीवेंस का कोई निशान नहीं था। एक पल में रोने और भावनाओं को बदलने की उसकी क्षमता ऑनेस्टली प्रभावशाली थी। और क्या, उस दिन क्या तुम ही छत पर झंडा लहरा रहे थे? एक झंडा? राघव ने भौहें चढ़ा लीं। क्या तुम मुझसे कह रही हो कि तुम उस हेलीकॉप्टर में थी? बेशक, किकी ने ब्लैंकली जवाब दिया, उसे एक तिरछी नजर दी। आगे बताओ, क्या तुमने नहीं देखा? हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और फिर मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी और तुमने मेरी अंडरवियर को झांका। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या? राघव ने गहरी भौहें चढ़ा लीं। किकी ने अपना होंठ काट लिया और चुपचाप बुदबुदाए, हाँ, मैं अगले दिन जाग गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम कौन थे या मैं कहाँ थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो पहली चीज जो मैंने देखी वह तुम थे। राघव की अभिव्यक्ति बदल गई। और इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से मान लिया कि तुम एक परवर्ट हो। राघव ने बीच में टोक दिया। तो जिस कारण से तुमने बेहोश होने का नाटक किया, वह खाना चुराने और मुझ पर घात लगाने के लिए था। ठीक नहीं है, किकी ने अग्रीव्ड होकर कहा। मैं बस भागना चाहती थी, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। राघव की अभिव्यक्ति अप्रत्याशित रूप से बदल गई इससे पहले कि वह आखिरकार स्पीट आउट किया। ठीक है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बंधक बनाकर रखने वाला कोई साइको हूं, है ना? तो आगे बढ़ो, चले जाओ। राघव ने बाहर डूबते सूरज पर नजर डाली और बेबाकी से कहा, चूंकि तुम इतनी स्मार्ट हो, मुझे यकीन है कि तुम वहां जीवित रहने का कोई तरीका निकाल लोगी। तुम्हारी बैकग्राउंड को देखते हुए तुम अपने पिता को तुम्हें बचाने के लिए क्यों नहीं कहती? उसका लहजा बर्फीला था, जिसमें जांच करने का एक संकेत था।
मेरे पिता मर गए, किकी ने फ्लैटली जवाब दिया, उसकी आवाज़ में किसी भी दुख का अभाव था। दिब्बा एक पल के लिए शांत हो गया। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, राघव ने निर्णायक रूप से खड़े होकर कहा। रुको, मैं मानती हूं कि मैं शुरू में भागना चाहती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हें गलत समझा। कृपया मुझे ट्रेन से मत फेंको, ठीक है? किकी ने जल्दी से विनती की। राघव ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें अचानक एहसास नहीं हुआ कि तुमने मुझे गलत समझा। तुम्हें बस ये समझ आया कि तुम वहां जीवित नहीं रह पाओगी। लड़की वास्तव में चतुर थी, लेकिन राघव शांत और उदासीन रहा जैसा कि उसने उसकी ओर देखा। माफ करना, तुम्हारा मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। ये सुनकर किकी घबरा गई और जल्दी से ब्लर्टेड, रुको, मुझे जिन्हाई ले चलो। मेरे पिता अल्फा स्क्वाड ग्रुप के चेयरमैन और भोर परियोजना में एक सेकेंडरी इन्वेस्टर थे। उन्हें भोर परियोजना के सैचुरेटेड रेस्क्यू प्रोग्राम तक पहुंच थी और उनकी मृत्यु के बाद वह प्रिविलेज मुझे मिल गया। अगर तुम मुझे जिन्हाई ले जाओगे तो कोई मुझे लेने आएगा। तब मैं तुम्हें कोई भी सप्लाईज प्रदान कर सकती हूं जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, या यहां तक कि तुम्हारे लिए भोर परियोजना के तहत एक थर्ड क्लास सिटीजन बनने की व्यवस्था कर सकती हूं, जिससे तुम्हें भूमिगत शहर में जाने की अनुमति मिलेगी। डूबते सूरज की नारंगी चमक तीसरे डिब्बे के जालीदार कवच से छनकर उनके शरीर पर पीछे हट रही थी जैसे ही ट्रेन आगे बढ़ी। राघव ने उसकी बातों को सुनते हुए भौहें चढ़ा लीं। उसने वास्तव में भोर परियोजना के बारे में सुना था। सर्वनाश के शुरुआती चरणों के दौरान इस योजना के अनगिनत संस्करण ऑनलाइन प्रसारित हुए थे। कुछ ने दावा किया कि यह एक आधिकारिक भूमिगत शहर परियोजना थी जिसका उद्देश्य लोगों को अंत समय में जीवित रहने में मदद करना था, जबकि अन्य ने कहा कि यह मानव सभ्यता की लौ को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किए गए एक रोग स्टारशिप प्रोग्राम का हिस्सा था। असंख्य साजिश के सिद्धांतों के साथ अटकलें वाइल्डली चल रही थीं, जिससे सच्चाई मौकी हो गई थी। दिलचस्पी नहीं है, राघव ने फ्लैटली कहा। उसका जवाब किकी की उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। उसका लहजा पानी की तरह शांत रहा और उसने सीधे उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? भले ही मुझे हो, फिर भी मुझे दिलचस्पी नहीं है, राघव ने दृढ़ता से जवाब दिया। उसकी आंखें ठंडी थीं क्योंकि वे उसे घूर रही थीं। मुझे न केवल कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि मुझे ये बातचीत बोरिंग लगती है। तुम खुद ही कूद जाओ ताकि मुझे तुम्हारे लिए ऐसा न करना पड़े। चाहे किकी के शब्द सच थे या नहीं, राघव को वास्तव में परवाह नहीं थी। किसी भूमिगत शहर में तथाकथित थर्ड क्लास सिटीजनशिप की तुलना में उसे अपनी क्षमता पर कहीं अधिक विश्वास था। जब तक वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करता था, उसके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। कम से कम भूमिगत दफन होने की तुलना में अधिक, जहां वह स्वायत्ता की सभी भावना खो सकता था। राघव की उदासीन नज़र में किकी की आंखें घबराहट से चमक उठीं, हालांकि उसने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया और उस पर व्यंग्य किया। तुम्हें भोर परियोजना में दिलचस्पी क्यों नहीं है? क्या तुम इसके बजाय इस ट्रेन पर निर्भर रहने की योजना बना रहे हो? मुझे ब्लंट होने दो, तुम्हारी योजना हास्यास्पद रूप से भोली है। क्या तुमने इस पर विचार किया है? बाहरी दुनिया पहले ही ढह रही है। रखरखाव इंजीनियरों के बिना ग्रहीय रेल नेटवर्क नहीं टिकेगा। 320,000 किलोमीटर की ट्रैक प्रणाली का 5वां हिस्सा महासागरों के ऊपर है। अगर पटरियां टूट गईं तो तुम क्या करोगे? अगर ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई तो क्या होगा? अगर सप्लाईज खत्म हो गई तो क्या होगा? तूफानों, सुनामी या भूकंपों के बारे में क्या? अध्याय 25, विनती। अभी 100 किलोमीटर भी नहीं चले और तुम पहले ही तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहे 2 समूहों से मिल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें हमेशा इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी? इसके अलावा तुम सिर्फ 2 लोग हो। तुम्हारे साथ वाली वह औरत शायद एक ज़ोंबी का भी सामना नहीं कर सकती। जब तुम एक ज़ोंबी झुंड से मिलोगे तो तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास हीटिंग उपकरण हैं? एक रडार प्रणाली? रुकने के बाद क्या तुम्हें सुरक्षा के लिए एक संतरी प्रणाली की ज़रूरत नहीं है? एक रक्षा प्रणाली? सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी के बारे में क्या? और एक और बात, इंसान फ्रैजाइल होते हैं। वैश्विक प्लेग के बेकाबू होने के साथ अगर कोई संक्रमित या बीमार हो जाए तो तुम क्या करोगे? तुम्हें डॉक्टरों और एंटीबायोटिक दवाओं की ज़रूरत होगी, है ना? लंबे समय तक विटामिन की कमी का मतलब है कि तुम्हें सब्जियों और फलों की ज़रूरत होगी। क्या तुम्हारे पास एक चिकित्सा प्रणाली है? इंडस्ट्रियल एक्सोस्केलेटन्स, एक रिपेयर सिस्टम, ड्रोन टोही, और अगर तुम एक ग्लेशियर का सामना करते हो, क्या तुम्हारे पास एक आइसब्रेकर शील्ड है? अगर तुम्हें पटरियों की मरम्मत करने की ज़रूरत है तो तुम्हें स्टील, छोटी रेलगाड़ियों और एक ट्रैक लिफ्टिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, है ना? क्या तुम ये सब संभाल सकते हो? ईमानदारी से, तुम्हारी तथाकथित अनंत ट्रेन परियोजना पूरी तरह से टूटने से पहले शायद 1000 किलोमीटर भी नहीं टिकेगी। ये खेल खत्म हो जाएगा। शटडाउन, बाय बाय। किकी की आवाज़ और हीटेड हो गई। उसकी चौड़ी आंखें घूर रही थीं क्योंकि उसका सीना फ्रस्ट्रेशन में ऊपर नीचे हो रहा था। उसने बार बार अपने साफ सुथरे छोटे दांत भींचे।
राघव को भोर परियोजना को खारिज करते हुए और स्टबनली अपनी ट्रेन चलाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखकर वह विजिबली एजिटेटेड हो गई थी। शायद खुद को कॉर्नर्ड महसूस करते हुए उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपने सिर के ऊपर ब्लेड पर नजर डाली, अर्जेंसी से बात करते हुए। राघव बविल्डर्ड था। गुस्सा होने के बजाय उसकी आंखें बढ़ती हुई दिलचस्पी के साथ चमक उठीं। रुको, धीमा हो जाओ। संतरी प्रणाली, रक्षा प्रणाली, रडार प्रणाली, ट्रांसपोर्ट मशीनरी, चिकित्सा प्रणाली, इंडस्ट्रियल एक्सोस्केलेटन्स, रिपेयर सिस्टम, ड्रोन तो ही। और क्या? उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। अचानक उसे लगा कि उसके शब्दों ने उसे अपनी मैकेनिकल एबिलिटीज के लिए बहुत सारी प्रेरणा दी है। किकी का मुंह थोड़ा खुला रह गया, उसकी चौड़ी आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थीं। उसने उसकी प्राउड योजनाओं पर ठंडा पानी डाल दिया था, शुरू से अंत तक उनकी आलोचना करते हुए। लेकिन रेज में उड़ने के बजाय राघव वास्तव में उत्साहित लग रहा था, जैसे कि वह उसके सुझावों का पालन करने की योजना बना रहा हो। क्या तुम्हें समझ भी आया कि मैंने क्या कहा? किकी ने एग्जास्परेटेड होकर चिल्लाया। बेशक आया। तुम कह रही हो कि मुझे अपनी ट्रेन को तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए इन प्रणालियों को तैयार करने की जरूरत है। राघव ने अत्यंत गंभीरता के साथ जवाब दिया। क्या तुम जरूरत पड़ने पर ट्रेन पर रेलगन्स और यूनिफाइड मेकर सिस्टम्स लगाने का सुझाव भी देने वाली थी? तुम, बस इतना ही और कुछ नहीं। ठीक है तो, अलविदा। राघव का चेहरा अचानक ठंडा हो गया, उसका व्यवहार इतनी जल्दी बदल गया कि यह पूरी तरह से अनफीलिंग था। अरे अरे अरे! राघव को उठते और उसे फिर से ट्रेन से फेंकने की तैयारी करते देखकर किकी ने आखिरकार अपनी सारी कंपोजर खो दी। उसने घबराहट में उसे देखा, उसका चेहरा डेस्परेशन से भरा हुआ था। बड़े भाई, क्या हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं ये करूंगी। मैं उस औरत की तरह हो जाऊंगी और तुम्हें मेरे साथ सोने दूंगी। ये सुनकर राघव की अभिव्यक्ति काली हो गई। तुमने अभी क्या कहा? किकी की आंखें नर्वसली इधर उधर गईं क्योंकि वह हकलाए। लेकिन तुम्हें कुछ महीनों तक इंतजार करना होगा जब तक मैं 16 की नहीं हो जाती। वरना यह एक माइनर का उत्पीड़न होगा। माफ करना, तुम्हारा न तो छाती है और न ही नितंब। मेरी टाइप नहीं हो, राघव ने एक स्ट्रेट फेस के साथ कहा। तुम। अनंत ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस लाइन पर तेजी से दौड़ रही थी, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ उसका सुव्यवस्थित रूप एक स्लीक मैकेनिकल एलिगेंस को उजागर कर रहा था। तीसरे डिब्बे के अंदर हवा एक पल के लिए जम गई। क्लैंक, हाइड्रोलिक लिफ्ट गेट की आवाज गूंज उठी। गुस्से में राघव ने स्टॉम्प्ड ओवर किया और बीच यात्रा में हाइड्रोलिक टेलगेट खोला। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने किकी को गर्दन के बल एक चिक की तरह पकड़ा और उसे डिब्बे के पीछे घसीट लाया। शहर की तुलना में विल्डरनेस ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। गुड लक, उसने ठंडे लहजे में कहा, उसे फेंकने की तैयारी करते हुए। रुको, किकी टेरर में चिल्लाई, उसकी पकड़ में पूरी तरह से असहाय थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह डेस्परेशन में चिल्लाए, हैंडसम लड़के, तुम्हें किस तरह की शर्तें चाहिए? हम नेगोशिएट कर सकते हैं। राघव ने अपनी पकड़ ढीली कर दी, उसकी अभिव्यक्ति बर्फ की तरह ठंडी थी क्योंकि वह उसे घूर रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी टीम के लिए वैल्यूएबल हो? तुमने खाना चुराया, मुझ पर घात लगाया और मैंने तुम्हें तुरंत नहीं मारा। ये पहले से ही तुम्हें जितनी दया मिलनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। हालांकि उसने ऐसा कहा, इस पल में उसे ट्रेन से फेंकना अनिवार्य रूप से उसे उसकी मौत के पास भेजना होगा। लेकिन ये राघव को जरा भी चिंतित नहीं करता था। मैं वैल्यूएबल हूँ। किकी की चौड़ी आंखों में डेस्परेशन चमक उठी। क्या मैंने तुम्हें अपनी पहचान के बारे में नहीं बताया? मुझे अपने पास रखने से तुम्हें बहुत सारी सप्लाईज मिल सकती हैं। मैंने पहले ही कहा था, राघव ने एक चिलिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, उसका लहजा पूरी तरह से अनमूव था। मुझे तुम्हारे सुझावों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अलविदा। राघव ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली, उसका धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया था। अपने मैकेनिकल हॉर्न को सक्रिय करते हुए उसने तुरंत अनंत ट्रेन को धीमा करना शुरू करने का आदेश दिया। स्क्रीच। ट्रेन को धीरे धीरे रुकने में ज़्यादा समय नहीं लगा। राघव, उसका चेहरा काला था, किकी को कदम दर कदम दरवाजे की ओर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। उतर जाओ, उसने ठंडे लहजे में कहा। जब किकी को एहसास हुआ कि राघव ने वास्तव में ट्रेन रोक दी थी तो वह जम गई। आखिरकार डर गई, उसकी बड़ी आंखें आंसू से भर गईं क्योंकि उसने रिजेंटमेंट के साथ उसे घूरना शुरू किया। उसने एक पल के लिए आंतरिक रूप से संघर्ष किया, इससे पहले कि उसने एक जिद्दी अभिव्यक्ति के साथ मुड़कर देखा। लेकिन जैसे ही वह डिब्बे के किनारे पर पहुंची, वह अचानक रुक गई, वापस मुड़ी और अपनी आंखों में पैनिक के साथ राघव को देखा। अपना होंठ काटते हुए उसने पूछा, क्या तुम मुझे टेस्ट कर रहे हो? राघव ने भौहें चढ़ा लीं। तुम क्या कह रही हो? किकी की नज़रें बर्फीली हो गईं। तुम मेरी क्षमता को टेस्ट कर रहे हो, है ना? राघव की प्यूपल्स थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन वह चुप रहा। उसकी प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए किकी की अभिव्यक्ति अचानक नर्म हो गई।
उसकी आंखों में डर की जगह एक चालाक चमक आ गई और उसने इंट्रीग के साथ उसे देखा। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू थे, फिर भी उसने एक चालाक हंसी छोड़ी। अगर तुम वास्तव में मुझे मारना चाहते थे तो तुम इसे शुरू से ही कर चुके होते। तुम बस मुझे टेस्ट कर रहे हो, है ना? युवा लड़की, जैसे कि कुछ एहसास हो गया हो, पर्क अप हुई और सीधे राघव के सामने चली गई। अपनी ठोड़ी को थोड़ा झुकाते हुए उसने गर्व के साथ उसे देखा, पीछे हटने से इनकार करते हुए। तुम जानते हो कि मुझमें क्षमताएं हैं, है ना? क्या तुम में हैं? राघव ने एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बेशक मुझमें हैं, किकी ने गंभीरता से जवाब दिया। तुम जानते हो कि मैं एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बची और रात के अंधेरे में तुम्हारे शेल्टर तक बेदाग पहुंचने में कामयाब रही। मेरी क्षमता शक्तिशाली होनी चाहिए, रात के राक्षसों और विशाल कीड़ों को दूर भगाने के लिए पर्याप्त मजबूत। यही कारण है कि तुम मेरे बारे में क्यूरियस हो, यहाँ तक कि कॉशियस भी हो। तुमने मुझे ट्रेन से फेंकने का नाटक सिर्फ मुझे टेस्ट करने के लिए किया, है ना? राघव चुपचाप अपने सामने की लड़की को देख रहा था, जो 15 या 16 साल से अधिक नहीं लग रही थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत रही, लेकिन उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। उसने सही अनुमान लगाया था। अगर यह कोई और होता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार चुका होता। उस रात जब लड़की ने मदद के लिए बुलाया था, राघव का बिल्कुल भी जवाब देने का इरादा नहीं था। ये तथ्य कि वह राक्षसों से भरी रात में जीवित रहने और अपने शेल्टर तक पहुंचने में कामयाब रही थी, समझ से परे था। उस रात के शॉकवेव्स ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। अगर लड़की ने उसके दरवाजे को तोड़कर अपनी शक्तिशाली क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया होता तो वह कभी भी उसे ट्रेन पर लेने का जोखिम नहीं उठाता। लेकिन अब ये देखकर कि लड़की ने तुरंत वापस लड़ने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग नहीं किया था, राघव और भी परप्लेक्स था। जबकि उसे एक फ्लैट चेस्टेड लिटिल गर्ल या तथाकथित भोर परियोजना में कोई दिलचस्पी नहीं थी, किकी का उस रात अचानक शक्ति का प्रदर्शन उसे डीपली इंट्रीग कर रहा था। बेशक इसमें वेरीनेस का एक निशान भी था। यही कारण था कि वह सीधे मारने के लिए नहीं गया था, वह जानबूझकर उसे टेस्ट कर रहा था, उसके इरादों का पता लगाने की कोशिश कर रहा था और क्यों वह अपनी खुद की क्षमता के बारे में क्लूलेस होने का नाटक कर रही थी। इस विचार पर राघव का लहजा ठंडा हो गया और जो कैजुअल स्माइल वह पहने हुए था वह गायब हो गया। क्या तुम मुझे भी टेस्ट नहीं कर रही थी? तुम्हारा क्या मतलब है? उसके शब्दों पर किकी की मुस्कान जम गई। तुमने पहले मासूम होने का नाटक किया, ये देखने की कोशिश की कि क्या मैं कोई पर्वत था जो तुम्हारा फायदा उठाएगा। जब वह काम नहीं किया तो तुमने रणनीति बदल दी, मेरे साथ नेगोशिएट करने के लिए लाभों की पेशकश की। ईमानदार रहें, तुम मेरी सीमाओं को टेस्ट कर रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। राघव ने धीरे धीरे एक छोटी चाकू निकाली, उसका चेहरा इमोशनलेस था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरी सीमा यही है। इसके साथ उसकी अभिव्यक्ति काली हो गई और वह अचानक चाकू के साथ किकी पर झपटा, पूरी तरह से एक स्ट्राइक में उसकी जान लेने का इरादा रखते हुए। किकी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी प्यूपल्स टेरर में सिकुड़ गईं। कोने में बैक इनटू, कहीं भी भागने की जगह नहीं थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और अपने चेहरे को बचाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाए, पैनिक में चिल्लाए, रुको रुको, मैं गलत थी, मैं बात करूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। शश। आसपास का माहौल शांत हो गया। एक पल के लिए किकी को लगा जैसे उसकी सांस भी रुक गई हो। उसने सावधानी से अपनी आंखें खोलीं और देखा कि ठंडा ब्लेड उसके चेहरे से बस कुछ इंच की दूरी पर लटका हुआ था। राघव का चेहरा बर्फीला और अनरीडेबल था। उसने उस स्ट्राइक में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, यहाँ तक कि सीक्रेटली अपनी विंड कैनन क्षमता को भी सक्रिय किया था। फिर भी मौत के कगार पर लड़की ने पलटवार करने के लिए किसी भी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। इससे वह डीपली पजल्ड था। अपने दिल में किलिंग इंटेंट को दबाते हुए राघव ने अपना हाथ रोक दिया। बोलो, उसने ठंडे लहजे में कहा।